साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनफोल्डिंग नज़र आती है। आपने कल देखा कि नेपाल के अंदर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, उस पे 19 लोग मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे आर इंजर्ड। रीज़न क्या था? सोशल मीडिया शटडाउन। और प्रोटेस्टर कौन थे? दे वर ऑल यंगस्टर्स। अब सिर्फ नेपाल में नहीं हो रहा, बल्कि हमने देखा कि 2 महीने से इंडोनेशिया में भी यही कहानी चल रही है। उसमें भी कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंक्रीज हो गई है, तो उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट करें। और मोस्टली प्रोटेस्ट करने वाले दे आर यंगस्टर, यूथ है वो। हमने लास्ट ईयर देखा अगस्त में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट कोलैप्स हुई। हमने देखा कि उसके पीछे यूथ लेड प्रोटेस्ट थे। सिमिलरली हमने 2 साल पहले देखा तो श्रीलंका में भी यही कहानी थी। अनएम्प्लॉयमेंट थी, कॉस्ट ऑफ द लिविंग बहुत ज़्यादा थी, करप्शन थी गवर्नमेंट की। तो प्रोटेस्ट हुए एंड जो एलीट है दे फ्लेड अवे। अब ये सारी आपको साउथ एशिया और साउथ एशिया में जो अनफोल्डिंग नज़र आ रही है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। हम इसमें ये देखेंगे कि ये क्या रीज़न है इसके पीछे, और हम ये भी देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो भी काठमांडू में हो रहा है ये आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि हमने लार्जर पॉपुलेशन में देखा। श्रीलंका की के इकोनॉमिक कोलैप्स हमने देखा, ये हमने बांग्लादेश में यूथ लेड रेवोल्यूशंस देखी, हमने इंडोनेशिया के अंदर कॉस्ट ऑफ द लिविंग के ऊपर प्रोटेस्ट वो राइज हुआ और हमने इस पर प्रोटेस्ट देखे। अभी पिछले 2 महीने से हम उनको देख रहे हैं। बहुत सारे लोग उस पर अरेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं। तो एशिया के अंदर एक जनरेशनल अनरेस्ट की वेव है, और ये मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये तो फेलियर ऑफ गवर्नेंस की बात करती हैं, ये इरोजन ऑफ ट्रस्ट की बात करती हैं, और ये एक हाइपर कनेक्टेड यूथ जो पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई है उनके डिस्कम्फर्ट की बात करती है, जो उनको अपनी गवर्नमेंट के साथ है, तो वो उस पर प्रोटेस्ट पे आता है। लेकिन उसके साथ ही जुड़ी हुई है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दे आर नॉट फुली इन्फॉर्म्ड, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो कहीं पे भी अगर 5th जनरेशन वॉरफेयर का यही तो फिनोमेना है कि कहीं पे भी अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है या कुछ ऐसी खबर आ रही है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन उस पर ट्रस्ट कर लिया जाता है, और वो उस डिस्कम्फर्ट या उस मिसट्रस्ट को हवा देती है, और वो बात बढ़ के और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। नेपाल में हमने देखा कि नेपाल में जो ऑले गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली फेसबुक और सोशल मीडिया पे इसी बात पे बैन लगाया कि फेक अकाउंट्स बहुत सारे थे, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी। 90% ऑफ पॉपुलेशन है वो तो ऑनलाइन है वहाँ पे, बिकॉज हमारे बहुत सारे काम ऑनलाइन होते हैं, एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक हर चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। तो जब बैन लगाया गया तो उसको परसीव ऐसे किया गया कि ये एक वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक सख्त किस्म का आपने वो लगा दिया, बैन लगा दिया है। तो कुछ ही घंटों में फिर काठमांडू की स्ट्रीट्स पे स्टूडेंट्स आ गए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि करप्शन को शट डाउन करें, इंटरनेट को शट डाउन मत करें। तो दिस इज समथिंग जिस प्रोटेस्ट के अंदर सेंसरशिप जो है वो क्विकली बढ़ती एक्चुअली क्रिटिसिज्म आ गया इलीट के ऊपर। नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल एलीट है उनके ऊपर क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि वो एलीट है जो रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करती है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं देती है कॉमन मैन तक। अब ये जो रिएक्शन था इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो डिजिटल एक्सेस है ये एक प्रिविलेज नहीं है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, बल्कि ये तो नेसेसिटी है। और अब कहीं ना कहीं इसको एज अ पोलिटिकल राइट लेना शुरू कर दिया है पब्लिक ने, और वो ये कहते हैं कि सेंसरशिप जो है ना ये एक पोलिटिकली आप हमें सप्रेस करते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट चाहिए, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कनेक्ट करते हैं फ्री सोशल मीडिया एक्सेस, फ्री डिजिटल एक्सेस के ऊपर। तो अथॉरिटीज़ एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होती हैं, वो इसको साइलेंट भी करना चाहती हैं इन वॉइसेस को, लेकिन वो इनको रोक भी नहीं सकती हैं। सो उनका जो ऑल्दो कि उस पर कर्फ्यू लगा देती हैं, रबर बुलेट्स यूज़ करती हैं, अरेस्ट हैं, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, लेकिन जो डिजिटली मोबिलाइज जनरेशन है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। तो हम उसको वही सिनेरियो हमें इंडोनेशिया में भी नज़र आता है। इंडोनेशिया में पिछले 2 महीने से स्पेशली वहाँ पे शदीद अनरेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि 7% तो वहाँ इन्फ्लेशन राइज कर गई है। तो इसी किस्म के जो प्रोटेस्ट हमने 1998 में भी देखे थे, जब सौहार्दों की हुकूमत ख़त्म हुई थी उसके एंड में। तो ये अभी भी इंडोनेशिया के अंदर क्रिटिसाइज कर रही है पब्लिक टू द गवर्नमेंट कि आप अपनी जो अब देखें इंडोनेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कॉमन मैन है उसके पास स्टेपल फूड और फ्यूल के लिए भी बहुत मुश्किल है गुजारा करना।
تو اس سے ایلیٹ اور کامن مین کے درمیان میں ایک گیپ ہے. وہ گیپ جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ ڈسٹربنس کامن مین میں اسٹارٹ ہو جائے گی. اور اب جو پبلک ہے دے آر پروٹیسٹنگ آن اٹ, اور یہ پروٹیسٹ اتنا زیادہ وائلنٹ ہو گیا کہ وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور وہ دے آر آسکنگ فار دس کہ گورنمنٹ ختم کیا جائے, الیکشنز کروائے جائیں. تو بیسیکلی انڈونیشیا کا اگر پروٹیسٹ ہے یا نیپال میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو یہ اکنامک انڈیکیٹرز تو ہیں, ہمیں سمجھ آ رہے ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل اسٹریس ٹیسٹ بھی ہے. اب ان سوسائٹیز کے اندر انیکوالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ انسٹیٹیوشنز اور فرجائل ہیں, پرائسز رائز ہو چکی ہیں, تو اس کی وجہ سے سسٹم میں ڈسکمفرٹ ہے بہت زیادہ. تو پبلک از ناٹ ہیپی ود دا سسٹم, پبلک از ناٹ ہیپی ود دا رولنگ کلاس. تو وہ رولنگ کلاس جب ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو وہ سوشل میڈیا کی ایکسیس روک دیتی ہے ان کی, اور جب وہ ایکسیس روکتی ہے تو وہ اور زیادہ والیٹائل ہو جاتا ہے. اور یہی سینیریو ہم نے لاسٹ ایئر بنگلہ دیش میں بھی دیکھا تھا. بنگلہ دیش میں بھی یہی کہانی تھی کہ اس میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ جو ہے ان کی جو ان ایمپلائمنٹ, کرپشن اور ڈبل ڈیجٹ جو انفلیشن تھی, اس کی ریزن یہ بنی کہ یوتھ جو ہے وہ روڈس پر آ گئی. جب یوتھ روڈ پر آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو کتنا زیادہ میسو وہ پروٹیسٹ تھا اور وائلنٹ تھا, اور کتنے اس میں اسٹوڈنٹس مارے گئے, اس کے اندر کتنے انجرڈ ہوئے. اس کا رزلٹ تو یہ ہوا کہ حسینہ واجد جو ہے وہ تو ان کی تو حکومت ختم ہو گئی, اور وہ سیکریٹلی شی فلیڈ ٹو انڈیا. لیکن پیچھے ابھی بھی کیوس ہے. آپ کو نظر تو آ رہی ہے کہ ایک حکومت چل رہی ہے, محمد یونس اس کو چلا رہے ہیں, اٹس اے کیئر ٹیکر کائنڈ آف گورنمنٹ, لیکن وہ پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہیں جو کمفرٹ پرووائڈ کر سکیں, جو اس وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی لائف کو ایزی کر سکے. تو یہ ایک اٹس اے لانگ پروسیس جس میں آپ پروٹیسٹ کے تھرو آپ گورنمنٹ ختم تو کر دیتے ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس پلان نیکسٹ ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ ویژنری لیڈر موجود ہوتے ہیں جو آپ کو وہ ساری آپ کی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کر سکے, وہ ساری پالیسی میکنگ کر سکیں جس کی آپ خواگاں ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پالیسیز آئیں. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اور ہم نے پھر 2 years بیک ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا, اس میں بھی یہی کہانی تھی. 2002 میں انفلیشن اتنی زیادہ تھی, 70% سے بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ ایون میسو پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے, اور پھر میسو پروٹیسٹ میں پریزیڈنٹ تو چلے گئے وہاں سے, ہی لیفٹ دا گورنمنٹ, لیفٹ دا کنٹری ایکچولی. لیکن وہ ایئرز آف کرپشن اور مس مینجمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ بیسک نیسیسٹیز پبلک کو ایزیلی پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور پولیٹیکل آرڈر تو کولیپس ہو ہی گیا. سو اب سری لنکا میں اگر اکنامک کرائسس ہے کمبائنڈ ود انسٹیٹیوشنل ویکنیس, تو ریپڈلی آپ کو وہ نہیں نظر آئے گا. حکومت تو ختم ہو جائے گی, لیکن وہاں پر آپ کو ایک کمفرٹیبل ایسی گورنمنٹ جو پبلک فرینڈلی ہو اور ان پبلک کو سپورٹ پرووائڈ کر سکے, پالیسی میکنگ کر سکے, یہ بہت مشکل ہے, بیکاز نیکسٹ پلان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا کچھ بھی. تو ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کی ایگزامپل 2002 کے, پھر ہم نے بنگلہ دیش کی ایگزامپل دیکھی ہے پچھلے 1 سال سے. تو ہمیں حکومتیں تو ختم ہو گئی جو کرپٹ تھیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ تو جو نیکسٹ حکومتیں آتی ہیں وہ بھی انہیں کا ہی کہیں نہ کہیں ریپلے کا ہوتا ہے, کہ بیکاز اب سسٹم کو چینج کرنا اٹس اے لینتھی پروسیس, اور اٹ نیڈس اے اسٹرانگ ویژنری لیڈرشپ, اور وہ نہیں ہے یہاں پہ. تو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ تو کرتے ہیں اور وہ اس کو ریولوشن کا نام دیتے ہیں, لیکن جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا؟ وہ دیٹس سم ہاؤ یو نو اٹس اے کویسچنیبل تھنگ. اینیویز جو ریجنل پیٹرن آپ کو نظر آتے ہیں, اس میں آپ کو انفلیشن اور کرپشن تو نظر آ رہی ہے, اکنامک ڈسپیرٹی ہے, پرائسز بہت زیادہ ہیں, ان ایمپلائمنٹ ہے, لمیٹڈ موبلٹی ہے. اسی طرح آپ کو اپورڈ موبلٹی نہیں ہے, کرپشن ہے, تو لوگ اپسیٹ ہیں. بیسک نیسیسٹیز جو نہیں ہے, کرپشن اس کے بعد بہت زیادہ ہے. تو کرپشن میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ گروپ جو ہے دے آر سکسیزفل, دے آر لیونگ دیئر لائف ان اے وے کہ اٹس ڈریم لائف, لیکن جو پبلک ہے وہ بیسک نیسیسٹیز کے لیے بھی مجبور ہے. تو وہ ایک جو گیپ آ گیا ہے اس کو وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے ایلیٹ گورنمنٹ کو کے ساتھ ایک کمفرٹیبل ریلیشن میں آنے کے لیے کامن مین.
तो एंड देन देयर इज़ अ जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में नज़र आता है कि पब्लिक जो है दे आर नॉट रेडी कि वो अब उसी जो एक हायरार्की चली आ रही थी जिसके अंदर एक जनरेशनल प्लेटफॉर्म था लीडरशिप का कि हुकूमत उन्हीं के पास है, तो वो अब उससे दे आर नॉट हैप्पी. अब जो यंग पीपल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हम वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट हायरार्किकल पॉलिटिक्स बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन भी हो. तो जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे है और इन सब को के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है वो डिजिटल एक्टिविज्म है, जिसमें वो ये समझते हैं कि हमें जो न्यूज़ मिल रही है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म वो 100% एक्यूरेट है. अब इंटरनेट जो है उसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो रिलायबल नहीं होती है, और क्योंकि रिलायबल सोर्सेज से नहीं आ रही है तो वो क्योस क्रिएट करती है पब्लिक के अंदर. अब इलीट ड्रिवन जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर वो अनरेस्ट तो लोगों में क्रिएट कर रही है, लेकिन लोग जब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लोग के पास जो डिजिटल एक्सेस है उसमें अनरिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, ऐसा डाटा है जिसमें कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसा है जो कि इट्स कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड, और उससे फिर क्या होता है कि ये मिसट्रस्ट बढ़ता है, प्रोटेस्ट बढ़ते हैं और फिर इवेंचुअली हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं. तो अब उसमें होना क्या चाहिए? अब हम होना ये चाहिए कि स्टेट जो गवर्नमेंट है दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद देयर पीपल. अगर वो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे अपने यूथ को, तो कहानी वही अरब स्प्रिंग वाली आएगी. हमने देखा 2001 में जब अरब स्प्रिंग हुआ और ग्रेजुअली मिडल ईस्ट एंड उस नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में हुकूमतें ख़त्म होना शुरू हुई और 40 ईयर्स पुरानी हुकूमतें, किंगशिप्स थी, और वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हुई. और वो ख़त्म होने की रीज़न ये थी कि पब्लिक दे वर टेकिंग देम एज देयर एनिमी, और वो ये समझ रहे थे कि और इसको हवा कौन दे रही थी? इसको हवा दे रही थी दिस इंटरनेट की एक्सेस. फेसबुक वॉज देयर और फेसबुक के ऊपर प्रॉपर इसको रेगुलेट किया गया था, और देयर आर सो मेनी stories about it कि how people in various countries in Middle East and North Africa and they were agitated and they toppled their own kingships. लेकिन इस अनरेस्ट के पीछे बाद रह जाता है आपके पास एक लीडरलेस और डिसेंट्रलाइज्ड मुल्क, और उसको कौन चलाएगा? सो वो मजीद अनरेस्ट और क्योस क्रिएट करता है जब जहाँ पावर का वैक्यूम होता है, जहाँ पे लीडरशिप नहीं है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है. सो पब्लिक के अंदर बजाय इसके कि वो उस हुकूमत को ख़त्म करने के बाद कुछ नया लेकर आए, उनके पास कोई नेक्स्ट प्लान नहीं होता है. और हमने ये देखा है, इजिप्ट में आपने हुकूमत ख़त्म की, आपने लिबिया में हुकूमत ख़त्म की, तो वो जब कल कज़ाफ़ी की एग्जांपल हमारे पास है, तो जब वो हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है. एनीवेज, सो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि स्टेट का रिलेशन विद देयर पॉपुलेशन, स्पेशली द यंगस्टर, शुड बी स्ट्रॉन्ग. नंबर 1. नंबर 2 इज द पॉपुलेशन मस्ट अंडरस्टैंड, द यंगस्टर मस्ट अंडरस्टैंड कि all the information you are getting through the social media वो सारी की सारी एक्यूरेट नहीं है. There are fabricated story, there are highly misinformed पैटर्न. जब आप तक वो पहुंचते हैं तो फिर आप रिएक्ट जब करते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो आपके मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन का बायस बनता है. अरब स्प्रिंग के अंदर अब तो देयर आर मल्टीपल रिसर्च पेपर्स, देयर आर मल्टीपल ऑथर्स, दे हैव रिटन अबाउट इट कि हाउ इन द वेस्ट वाज इन्वॉल्व टू ब्रिंग दैट कलर्ड रेवोल्यूशन in this regard, because if they wanted to bring democracy in these regions. तो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है इस मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे चैनल को, जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं टेक्निकल टर्म में. एनीवेज, तो हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में दिस इज द राइज ऑफ डिजिटली एक्टिवेटेड population, especially the youngsters, and they are against their governments and how they are ready to topple them and create the unrest. But reaction में ये हुकूमतें जब ख़त्म हो जाएंगी तो अगला प्लान क्या होगा? It's going to be a leaderless, it's going to be a decentralized chaos. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. This is Dr. Guliasha Bhatti.
And in the next video, we are going to decode another news. Thank you.